46-47 की संविधान सभा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम आज या निकट भविष्य या मैं तो कहता हूँ जीवन में कभी भी हम रिपीट नहीं कर पाएंगे। राजनीतिक दल अकेले या गठबंधन में इस बाबत कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी बड़ा जनमत ले आए जनता से, लेकिन कभी भी वह उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नहीं रियलाइज कर सकते, क्योंकि वह जो सर्कमस्टेंसेस थे, जो 200 वर्षों की गुलामी थी, और उस अंग्रेजी गुलामी में जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस पर किसी न किसी बहाने, झूठ फरेब के बहाने हमारे नागरिकों पर एक कुल्हाड़ी की तरह वार कर दिया जाता था, तो उसको रियलाइज़ उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था। हम कभी भी वो रियलाइजेशन, भले ही हम कितनी भी किताब पढ़ लें, हम वो रियलाइजेशन नहीं कर सकते। तो उनका अनुभव, सबसे बड़ा अनुभव ये था कि सरकार जो होती है वो एक नागरिक के सामने बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उसके सामने अगर वो कितना भी दावा कर ले, अंग्रेजी सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, कॉलोनियल इंडिया की बात कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी है, बेनोवेलेंस है, जनता की भलाई के लिए है, लेकिन दिन प्रतिदिन वह नागरिक की तुलना में मजबूत होती चली जाती है और नागरिक के पास ऑप्शंस लिमिटेड ही रह जाते हैं। तो इस चीज़ को रियलाइज किया और उन्होंने अपने भारत के नए संविधान में इस चीज़ को कल्पना भी की कि जो भी नई गवर्नमेंट भले ही कितनी डेमोक्रेटिक वे से चुन के आए, लेकिन जो सरकार का जो बेसिक दोष है, जो पूरी मशीनरी का कि हावी हो जाना, वो कुछ ना कुछ रहता ही है। और इसके सामने अगर हम रियलाइज भी करें तो दिन प्रतिदिन जो है सरकार की पावर्स, उनके इंस्टीट्यूशंस, उनके जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, वो दिन प्रतिदिन मजबूत ही होते हैं और नागरिक उस लिहाज से उतना मजबूत नहीं हो पाता। इसलिए नागरिक को सपोर्ट देने के लिए, उसके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना सबसे मूल तत्व होता है, और इसकी ही स्थापना और इसकी ही पूरा विजन उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और भारत के मूल संविधान ने की। तो कल ही की बात है, सप्तहिंदी पे आशुतोष कुमार जी के प्रोग्राम पर जब एक वरिष्ठ वकील साहब ने बोला कि जो भी रिलेशन होने चाहिए जुडिशरी और सरकार के बीच में, वो थोड़ा सा स्ट्रेन होने चाहिए। इसलिए होने चाहिए, जैसा कि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा गवर्नमेंट पावरफुल होती जाती है और इंडिपेंडेंट अकेला ही रहता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो कमिटेड रूप में चलने लगेगी और सरकार के मन मुनाफिक ही चलने लगेगी, तो फिर उस भारत के नागरिक के साथ क्या होगा। एक्चुअली में नागरिक, स्वतंत्र नागरिक, फंडामेंटल राइट्स वाला नागरिक, सिटीजन ही वास्तव में भारत देश है। तो इसकी इंडिपेंडेंस में तभी संभव है जब इसकी नियुक्तियों में सरकार का कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं हो, और अगर जो भी लोग ऐसी चेष्टा कर रहे हैं तो वास्तव में कहीं ना कहीं वो जो मूल हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो भारत का मूल संविधान था, उसकी भावना से उनको अवगत नहीं है। वो कितना भी दावा कर लें कि हमारे पास जनमत है, हम जनता से ज़्यादा चुने गए हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन वो परिस्थितियां नहीं हैं। और हम जो, आप भले ही चुन के आ रहे हैं, लेकिन वो जो बेसिक मूल्य फ्रेम किए गए हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, उस संविधान के द्वारा, उन्हीं मूल्य के कारण ही तो आप चुन के आ रहे हैं। जो इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, जो फिर आप गवर्नमेंट बनती है, फिर संसद आती है, संसद लॉ बनाती है, फिर सरकार उस पर चलती है, तो ये सब उन्हीं मूल्यों के कारण हो रहा है। तो क्या आप चुन के आएंगे उसी मूल्यों पे ही आघात कर देंगे? तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की नियुक्ति में सरकार का अगर रोल बढ़ेगा तो आप उम्मीद करिए कि सरकार तो 5 साल के लिए होती है, एक राजनीतिक दल के लिए ही उसमें जीतता है। बहुत से लोग, बहुत बार मेजॉरिटी ऑफ
वोटर से वो उसमें सरकार से बाहर ही होते हैं। फर्स्ट पोल पास द सिस्टम हमारे पास है इसके कारण। तो आप उम्मीद ऐसा नहीं कर सकते। आप देख ही रहे हैं कैसे कि बहुत सारी नियुक्तियां बड़े बड़े पदों पे काफ़ी लंबे समय तक कभी कभी खाली रह जाती है, ताकि कोई मनचाहा आदमी जो सरकार के करीब हो उस पर बैठाया जा सके संविधानिक पद पे। अभी चुनाव आयोग का ही हालिया एग्जाम्पल ले लीजिए, जब एकाएक फिर 24 घंटे में नियुक्तियाँ हो गई, तो उधर अगर जुडिशरी की बात आती है, उनके नियुक्तियों की बात आती है, तो सरकार स्वयं अनुत्तरित रह जाती है बहुत समय तक, लंबे समय तक। और फिर उसके बाद उल्टा दोष जुडिशरी पे भी हो जाता है कि केसेस बहुत पेंडिंग में हैं और कलेजियम सिस्टम के कारण हम जजों की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो जजों की नियुक्ति तो वही करेगा ना जिनको जजों के विषय में नॉलेज है, जो उनके दिन रात की प्रैक्टिस को देख रहे हैं। सरकार से ये उम्मीद कर पाना जो पर्टिकुलर ज़्यादातर एक दल से मोटिवेटेड होती है सरकार, ठीक है, पूरी इंडिया को तो गवर्नेंस का पूरा अधिकार है, लेकिन रियलाइजेशन में जो इलेक्टोरल प्रोसेस आते हैं तो एक दल पे वो ज़्यादा मेहरबान हो जाती है प्रैक्टिकल रूप में। आप कोविड का ही एग्जाम्पल मान ले लीजिए, तो अभी पता लगा राज्यों पे कोई नोटिसेस नहीं गई हैं, मतलब प्रोटोकॉल के लिए एयरपोर्ट पे कोई ज़्यादा चेकिंग नहीं हो रही है, सब कुछ नहीं हो रही है। और हेल्थ मिनिस्टर साहब ने, कभी कल की खबर है, वो उन्होंने सीधा भारत जोड़ो यात्रा के लिए ही एक विजनरी लेटर राहुल गांधी जी को दे दिया कि आप जनहित में इस यात्रा को अगर प्रोटोकॉल्स पालन ना हो तो आप इसको रद्द कर दीजिए। और अपनी यात्राएं राजस्थान में जो हैं वो आप जन आक्रोश यात्राएँ इत्यादि नहीं देख रहे हैं। स्वयं नरेंद्र मोदी जी का जो बड़ा से बड़ा प्रचार था गुजरात में, बड़े से बड़े रोड शो थे, क्या उसमें कोई प्रोटोकॉल हम लोग देखते हुए दिखे? मास्क लगाते हुए, सैनिटाइजेशन इत्यादि की। तो सरकार का व्यवहार बहुत बार एक पर्टिकुलर राजनीति के तरफ केंद्रित हो जाता है। तो इसलिए जो चुने हुए लोग हैं वो अगर मान लीजिए वो बिल बना लेते हैं तो कई बार उनसे इस मार्फत कभी कभी गलती भी हो जाती है, और जो बेसिक संविधानिक क्वेश्चंस हैं, मूल्य हैं, अगर उन मूल्य के खिलाफ अगर कोई बिल जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास इसीलिए पावर है, इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी कंसीव की गई है कि वो देख सके कि ये कोई बिल जो है ये पास हुआ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, संविधान की मूल भावना के विरुद्ध तो नहीं है, हम उसके बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ तो नहीं है। यही चीज़ आप बेल के प्रश्न में मैंने बताया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबसे बेसिक चीज़ है, और जिसका दमन उस राज्य में हो रहा था अंग्रेजी काल में। तो अगर अब सुप्रीम कोर्ट अगर उन बेल के मुकदमों को अगर तेज़ी से निपटा रही है, और जिसमें रमन्ना साहब और यू ललित साहब की परंपरा बाद अब जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने जो एक मतलब ऐतिहासिक कदम उठाया है कि बेल के क्वेश्चंस, कुछ मामले हमेशा सुनवाई होनी है और तेज़ी से पे काम हो रहा है, तो एक्चुअली में उसी संविधान के मूल भावना का वो पालन कर रहे हैं। और प्रोफेसर साहब को, जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब को लॉ की ही नहीं, भारतीय इतिहास की, हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की एक बहुत ही उम्दा नॉलेज भी है। तो इसलिए थोड़ा सा जो भी 5 साल के लिए हम लोग चुन के आते हैं और मंत्री विधायक जो भी बन जाते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को बृहद रूप में देखकर हमें कमेंटबाजी इस तरह करना चाहिए। और जैसा कि अभी सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने भी बोला कि हमें इस तरह जुडिशरी पे डिलेटिमाइज करने का इस प्रयास नहीं करना चाहिए और दिन प्रतिदिन क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। अगर सरकार के ही लोग जुडिशरी या सरकार ही एक्टिव हो जाएगी जुडिशियल मेंबर्स चुनने में, जुडिशरी में नियुक्तियां करने में, तो फिर वो कमिटेड जुडिशरी हो जाएगी। फिर नागरिक की कौन सुनेगा? और नागरिक, इंडिपेंडेंट नागरिक जिसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे आधारित और जिसके लिए ही पूरा हमने अंग्रेजी शासन को हटाया, अगर वही नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब रहेगा? तो इसलिए आप भले ही कितना ही जनमत से चुन के आएँ और कितना भी बात करें, आप जनता के बीच भी जाइए कि नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने जाए, लेकिन अब उन परिस्थितियों को आप कभी भी दोहरा नहीं पाएंगे। और उन मूल्यों के कारण ही आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या आप उन्हीं मूल्यों को पे ही क्वेश्चन उठाना चालू कर देंगे? तो इस पृष्ठभूमि में हमको समझना है, भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं इसी संविधान, जो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो ओरिजिनल हमारा संविधान है, उसके मूल्यों को
फिर से दोहराने की कोशिश करती है। जब वो महँगाई और आर्थिक विषमता पे भी बोलती है, तो इस तरह का हमको जो पॉलिटिकल तो सब इक्विवेलेंस तो हमको मिल गया, लेकिन उसके रियलाइज़ेशन के लिए जो आर्थिक सामाजिक ढाँचा बराबरी का होना चाहिए, अगर उसमें कहीं दिक्कत आती है और आर्थिक विषमता बढ़ जाती है, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा दौलत हो जाती है, बाकी सब पूरे लोग बेरोज़गारी और उसमें चले जाते हैं और महँगाई के कारण पूरा सामाजिक ढाँचा टूट जाता है, तो फिर हम अपने अधिकार कैसे रियलाइज़ करेंगे? और इन अधिकारों को इनडायरेक्ट वे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हमारे पूर्वजों ने उसको फ्रेम भी किया है। तो अगर हम इस बृहत रूप में भारत जोड़ो यात्रा को देखते हैं, तो वास्तव में यह उसी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और भारत के मूल संविधान के मूल्यों को फिर से और मजबूती से दोहराने का एक प्रयास है अपने सबसे बृहत रूप में। थैंक यू सर।